जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज आप लोगों को हिस्ट्री से संबंध रखता है। आज मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। यदि दोस्तों आपको पता नहीं है कि मिडिवल हिस्ट्री जो है मध्यकालीन इतिहास, इसकी शुरुआत कब से होती है, उन सारी चीज़ों को आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि जब भी हम इस तरह का वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आइए आज देखते हैं इस मिडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत क्या खास बात रहने वाली है, और आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, आपको ये अच्छी तरीके से क्लास समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री, जिसे हम लोग मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। इसकी शुरुआत कब से होती है? देखिए, इसकी शुरुआत मानी जाती है भारत में मुस्लिम जिस समय आगमन होता है उस समय से इसकी शुरुआत को मानी जाती है। आप लोग एकदम ध्यान से समझते जाइएगा, मैं एक एक पॉइंट करके आपको सारा का सारा बात बता दूंगा। तो भारत में मुस्लिम शासन का आगमन कब से होता है, तो इसके लिए आपको दो बातें याद रखना है। एक अरब आक्रमण, तो दूसरा क्या है, तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण पहले होता है, तुर्क आक्रमण बाद में होता है। इसलिए पहले हम लोग अरब आक्रमण को देख लेते हैं, उसके बाद तुर्क आक्रमण के बारे में जानेंगे। देखिए, अरब आक्रमण के लिए सबसे पहले अरब के जो राजा थे मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, यहाँ के राजा कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने भारत पर पहली बार आक्रमण कब करता है, तो 712 ईस्वी में। और भारत के किस क्षेत्र में किया था? सिंध में, जो कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके यहाँ के जो राजा थे, स्थानीय राजा दाहिर, इस दाहिर को क्या किया, तो पराजित कर दिया युद्ध में। और कभी कभी एक बार देखे तो दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था दाहिर किस वंश से संबंध रखता है, तो याद रखिएगा दाहिर ब्राह्मण वंश से संबंध रखता है, ठीक है। ये किस वंश के थे, तो ब्राह्मण वंश के। और यही जो थे दाहिर अंतिम हिंदू राजा थे, ठीक है, अंतिम हिंदू राजा थे। कहाँ के, तो सिंध के। कौन से वंश का था, तो ब्राह्मण वंश का था। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इस क्षेत्र को जीत लिया। इसके अगले साल फिर इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, कितने ईस्वी में, तो 713 ईस्वी में। और यही भारत का एक प्रांत था मुल्तान, जो कि ये भी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में। इसे भी इन्होंने क्या कर लिया, तो जीत लिया। तो जब इन दोनों क्षेत्रों को जीत लिया तो उस समय ये क्षेत्र काफी प्रचलित हुआ करता था। तो और इन क्षेत्रों को जीतने के बाद यहाँ पर इन्होंने क्या किया, तो एक तरह का टैक्स लगा दिया, और इस टैक्स का नाम क्या पड़ गया, तो जजिया कर। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताइए कौन सा मुस्लिम शासक था जिन्होंने जजिया कर को प्रारंभ किया था, तो जजिया कर को प्रारंभ करने वाला कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। तो आपको हम थोड़ा सा जजिया कर के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं, तब उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि मुस्लिम लोग जो यहाँ पर आक्रमण किए थे, अरबवासी लोग यहाँ पर, तो इन्होंने क्या उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया, तो देखिए इनका मात्र दो ही उद्देश्य था, क्या, धन दौलत को लूटना यहाँ से, और मुस्लिम धर्म का क्या करना है, तो प्रचार प्रसार करना है। तो यही दो रीजन था इनका भारत पर आक्रमण करने का। ये आक्रमण करके यहाँ ठहरने रुकने ऐसा नहीं आया था, इसलिए ये लूटपाट किया और यहाँ से क्या हो गया, जजिया कर लगा करके यहाँ से निकल गया। तो थोड़ी सी जानकारी हम आपको जजिया कर के बारे में दे देते हैं। तो इतना तो आप लोग सीखे, जजिया कर की शुरुआत किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी शुरुआत की है। तो आप लोग याद रखिएगा, इस कर की शुरुआत किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। देखिए, इस कर को बोला जाता है क्या, तो सुरक्षात्मक कर। देखिए, सुरक्षात्मक कर इसको इसलिए बोला जाता था कि ये कर जो था जिसके ऊपर लगा दिया गया, ठीक है, जिसके ऊपर इस कर को लगाया गया उस व्यक्ति को वो कर देना ही पड़ेगा, अन्यथा नहीं देने पर उनके घर की सारी धन दौलत संपत्ति ये क्या करते थे, आकर के लूट कर चले जाते थे। इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए इस टैक्स को वो क्या करते थे, तो भरपाई करते रहते थे। तो इसलिए इसे बोला गया सुरक्षात्मक कर। और आप एक बात याद रखिएगा, जब मोहम्मद बिन कासिम ने इस कर को लगाया तो ये कर केवल गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था। गैर मुस्लिम का अर्थ ये हुआ केवल मुस्लिम
मुस्लिम लोग को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं यहाँ सभी लोगों को ये कर देना अनिवार्य कर दिया गया। इसीलिए ये कर जो था जजिया कर केवल गैर मुस्लिम पर लगता था। और इससे सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिला किस धर्म पर देखने को मिला, तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर मिला था, तो हिंदू धर्म पर देखने को मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा जजिया कर एक गैर मुस्लिम कर है और इसका सर्वाधिक प्रभाव किस पर देखने को मिला, तो हिंदू धर्म पर। देखिए ये टैक्स जो था 6 व्यक्तियों को देना नहीं पड़ता था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जो जजिया कर था 6 व्यक्ति को देना नहीं पड़ता था। कौन कौन था, तो याद रखिएगा बूढ़ा, बच्चा, विकलांग, महिला और ब्राह्मण। बूढ़ा हो गया, बच्चा हो गया, विकलांग हो गया, महिला और ब्राह्मण, इनके ऊपर यह कर नहीं लगता था। तो आप सीधी सी बात सोच सकते हैं क्यों नहीं इनसे लेता था। बूढ़ा आदमी वो कमा नहीं सकता इसलिए उनसे नहीं लेता था। बच्चा है वो भी नहीं कमा सकता इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगता था। महिला लोग, देखिए महिला लोग तो स्वयं घर में रहती है, वो लोग तो नहीं कमा सकती है इसीलिए उन पर भी टैक्स नहीं लगता था। विकलांग वो भी नहीं कर सकते कोई कार्य इसीलिए उस पर जो है टैक्स नहीं लगता था। और जो ब्राह्मण होते थे वे स्वयं किसी से मांग करके अपना भरपाई करते हैं तो वो टैक्स क्या भरेंगे, यही सोच करके इन 6 पर जो है ये कर नहीं लगता था। तो याद रखिएगा ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में किस पर जजिया कर लागू नहीं किया गया था, क्योंकि सभी के ऊपर किया गया था। बूढ़ा, बच्चा, विकलांग, महिला, ब्राह्मण छोड़ दीजिए, सबके ऊपर क्या लगा था, जजिया कर। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये कर देना पड़ता था। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आप लोग ले लीजिए। देखिए इसमें क्या करा, ये तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने क्या किया, इस टैक्स को क्या कर दिया, तो ब्राह्मणों के ऊपर भी लगाना शुरू कर दिया है। तो प्रश्न ये रहेगा कि बताइए कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी क्या कर दिया, तो जजिया कर को लगा दिया। और जब मुगल वंश के शासक अकबर आए तो इन्होंने जजिया कर को पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अकबर का कहना था कि देखिए ये जो जजिया कर होता है यह एक धार्मिक कर है और किसी धर्म के नाम पर कोई टैक्स लेना अच्छी बात नहीं है। और अकबर ने अच्छे अच्छे गुण जो सीखे थे ये अपने से नहीं, इनके साथ जो इनकी मेहरारू थी, कौन, जोधाबाई, ठीक है, उन्होंने इनको अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी कि कैसे इसमें रहना है, कैसे शासन करना, ये सारी बातें। तो ये जो थी जोधाबाई ये अकबर को हमेशा अच्छी अच्छी चीजें सिखाते रहती थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जजिया कर को समाप्त कर दिया था किस मुगल शासक ने, तो अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था। क्यों, क्योंकि इनका मानना था कि यह एक क्या है, धार्मिक कर है और धार्मिक कर को नहीं लेना चाहिए। तो देखिए इसी मुगल वंश का शासक था औरंगजेब। जब अकबर ने इसको समाप्त कर दिया तो औरंगजेब का जब समय आया तो इन्होंने फिर से जजिया कर को क्या कर दिया, तो प्रारंभ कर दिया। तो किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः शुरुआत कर दिया था, तो औरंगजेब ने कर दिया था। किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था, तो वो कर किया था किसने, अकबर ने, और औरंगजेब ने पुनः स्टार्ट कर दिया। और अंतिम रूप से याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम रूप से जजिया कर को क्या कर दिया था, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों आप लोग पहले इन क्वेश्चन को बनाने सीख लीजिए, एक बार हम फिर से इसको रिवीजन करते हैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है उनको। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर से शुरुआत करें कि जजिया कर की शुरुआत किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। इसकी शुरुआत किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर को किस प्रकार का कर माना जाता है, तो सुरक्षात्मक कर। कितने लोगों पर जजिया कर नहीं लगता है, तो 6 लोगों पर, बूढ़ा, बच्चा, विकलांग, महिला और ब्राह्मण, इनके ऊपर ये कर नहीं लगता है। ठीक है, तो किसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना शुरू कर दिया, तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लागू कर दिया। और जब अकबर आया तो अकबर ने क्या किया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था, क्योंकि इनका मानना था यह एक क्या है, धार्मिक कर है। क्या आप लोगों को क्लियर हो गया, तो किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, तो आप क्या मारेंगे, अकबर मारेंगे। यही प्रश्न यदि कहता कि किस मुगल शासक ने अंतिम रूप से जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया, तो तब आ जाइए आप नीचे मोहम्मद शाह रंगीला के पास। क्या आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक। और जजिया कर को बीच में स्टार्ट करने वाला कौन था, तो वो औरंगजेब था। क्या आप लोगों को जजिया कर से सारी बातें आपको क्लियर हो गया है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जब इस तरीके से यह प्रक्रिया चलने लगा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, तो अरब वासियों ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ से जजिया कर लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद आता है कौन, तुर्क। देखिए तुर्क की बात करते हैं तो तुर्क में दो को आप याद रखिएगा, एक गजनवी था और दूसरा कौन था, गौरी। दोनों अलग अलग है, एक गजनवी है, एक क्या है, गौरी। पहले हम आपको गजनवी के बारे में यानी गजनवी वंश के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए जिस समय यहाँ भारत से जजिया कर लिया जा रहा था, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो उसी समय जो था सुबुक्तगीन जो कि गजनवी वंश से संबंध रखता था, सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। कब, 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। और उसी का पुत्र था, सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था, मोहम्मद गजनवी। याद रखिएगा सुबुक्तगीन का पुत्र कौन है, मोहम्मद गजनवी, जिन्होंने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 के बीच कुल भारत पर 17 बार क्या किया, तो आक्रमण किया। और इस 17 बार आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण इसका आक्रमण जो था गुजरात का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, जो कि कितने नंबर का था, 15वें नंबर का। और कब किया था, तो 1025 ईस्वी में क्या किया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके वहां से ढेर सारे धन दौलत को उन्होंने लूटा। और जब वो लूट करके ले जा रहे थे सोमनाथ मंदिर से धन दौलत को, तो उसी समय गुजरात के जाट जाति से वहां पर उनका क्या हो गया था, उलझन हो गया था। परंतु उस समय ये जो थे मोहम्मद गजनवी, इनसे उलझना अच्छा नहीं समझा और इसलिए वहां से किसी तरीके से धन दौलत लूट करके चले गए। परंतु वो गुस्से में गए थे क्योंकि जाटों ने उनका विरोध किया, कई सैनिक इसके मार दिए थे। तो इसलिए दोबारा जब वो लौट करके भारत आता है 1027 ईस्वी में, तो इन जाटों के विरुद्ध उन्होंने क्या करता है, तो युद्ध कर देता है। कौन, तो ये था आपका मोहम्मद गजनवी। इन्होंने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण कर दिया था। तो इस तरीके से देखिए जो भी मुस्लिम शासक भारत आते थे उनका एक ही उद्देश्य था कि धन दौलत को क्या करना, तो लूट करके ले जाना। तो अभी तक जो भी मुस्लिम शासक आए, इनमें से किसी का ये मानना नहीं था कि हम भारत में रहेंगे, रह करके शासन करेंगे। इनका बस एक ही उद्देश्य धन दौलत को लूटना और अपने मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार को आगे की ओर बढ़ाना था। तो क्या आप लोगों को आज का यह महत्वपूर्ण क्लास समझ में आया है? तो दोस्तों यदि आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का महत्वपूर्ण सेशन डेली आपके लिए 6:30 में सुबह लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां हम आपको गौरी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, किस तरह गुलाम वंश आगे बढ़ता है, इन सारी चीज़ों को आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।